हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग जो ये कल से न्यूज़ वायरल हो रही है उस पे बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटी सी होगी, लेकिन वो जो भी न्यूज़ चल रही है कि जूनियर का सुपर टेट आ गया है। अभी तो इस एग्ज़ाम का नाम भी नहीं पता कि इसका नाम सुपर टेट है या कुछ और है, लेकिन जूनियर हाई स्कूल के लिए ये वैकेंसी आ रही है। तो हम लोग उसके ही बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम थोड़ी बहुत अपनी जो सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं हम तैयारी कर सकते हैं, और इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी के भी बात पर बिलीव मत कीजिए, क्योंकि आप खुद ये जो पीडीएफ है आप खुद पढ़िए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या बातें इसमें लिखी गई हैं, कौन क्या कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इस पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, आपको सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी। और उसके बाद पहली बात तो हमें ये देखना है कि ये बातें चल रही हैं कि ये वैकेंसी आने वाली है, और 18 तारीख को एकदम अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी। एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आएगा कि हमारी क्या योग्यताएं होंगी, उसमें क्या सिलेबस होगा, उसमें कितने घंटे का पेपर होगा। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें भी थोड़ी बहुत बताई गई हैं, लेकिन उतने डिटेल तरीके से इसमें नहीं बताया गया है। तो जिसने अच्छे तरीके से उसको बताया जाना चाहिए था, तो ये कोई एक एक प्रारूप की तरह इसको दिया गया है। अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो 18 को आएगा। जो विज्ञप्ति आने वाली है वो 18 को ही आएगी। तो आप लोग उसको पढ़ने के बाद जो भी आपका मतलब जो भी शंकाएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी कि जो सीटेट भी 2021 वाला हुआ है उसको हम इंक्लूड करेंगे इसमें, कि उसमें इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें हम मेरे ऊपर या आपके ऊपर या कोई जो भी कह रहा है कि इंक्लूड नहीं किया जाएगा या फिर इंक्लूड किया जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, बल्कि ये आयोग जो भी डिसाइड करेगा उससे उससे ये बातें निकल कर सामने आएंगी कि ये इन्हें इंक्लूड किया जाएगा, मतलब इन्हें एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब पूरा निर्णय जो होगा वो आयोग का होगा। तो आप किसी भी र्यूमर पर बिलीव मत करिए, क्योंकि अभी तक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है इस नोटिफिकेशन में कि टेट सी टेट भी नहीं लिखा गया है, लेकिन वो तो होगा ही होगा। तो अगर हम पहली बात तो हम लोग 2-4 बातें इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके बारे में जानने के लिए एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है सबसे पहले आपको वो जानना है। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही है कि एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं है इसमें कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। इन्होंने वो सिर्फ इतना लिखा है कि स्नातक होना चाहिए, लेकिन आप खुद ये सोच कर देखिए कि ये एक टीचिंग एग्ज़ाम है, मतलब एक टीच करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो क्या जो हम लोगों ने 2 साल की टीचिंग ट्रेनिंग की है, बीएड हो या फिर डीएलएड जो भी हम लोगों ने किया है, तो क्या उसका कोई मतलब नहीं होगा? टेट हम लोगों ने किया, सीटेट किया, तो क्या उसका कोई मतलब नहीं होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो भी 18 तारीख को जो प्रारूप आने वाला है उसमें सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि अ, क्या योग्यताएं होंगी और कितने घंटे का पेपर होगा, क्या सिलेबस होगा, सारी बातें 18 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आप लोग पैनिक मत होइए, अब थोड़ा 18 तारीख तक का वेट करिए कि और अपनी मैं बोलूँगी कि आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप सीटेट 2021 को पास मतलब आपका 90 क्रॉस कर रहा है सेकंड पेपर, तो आप आराम से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। और आप पहले पेपर का पैटर्न एक बार देख लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो बिंदु 2 है, यहाँ पे डायरेक्टली सामने से ही चीज़ें लिखी गई हैं। एक बार आप इसको इस वाले बिंदु को पढ़ेंगे, ठीक है? इस वाले बिंदु को आप अच्छे से पढ़ेंगे एक बार। यहाँ पे लिखा गया है कि सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ठीक है? तो इसके लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, और इस हेतु भाषा विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ये वाला पॉइंट देख सकते हैं आप यहाँ पे। और सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। जो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न पत्र होगा वो सभी के लिए अनिवार्य होगा, और ये 50 नंबर का होगा। ये प्रथम प्रश्न पत्र जो यहाँ पे लिखा गया है वो 50 नंबर का होगा। ठीक है? तो इसमें साइकोलॉजी नहीं आने वाली है, ना ही कोई हिंदी आने वाला है। मतलब जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 जो कि सबके लिए अनिवार्य होगा, चाहे वो लैंग्वेज के टीचर होंगे, और चाहे वो लैंग्वेज के टीचर होंगे, चाहे वो सोशल के टीचर होंगे, चाहे वो मैथ साइंस के टीचर होंगे, सभी के लिए जीएस पेपर 1 जो होगा वो अनिवार्य होगा। उसमें उसका मैं अभी आपको सिलेबस भी यहाँ पे दिखाती हूँ, और मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो ये जिसको क्लियर नहीं है कि वो सीटेट
मतलब जो ये नया सीटेट हुआ है 2021 का जो सीटेट हुआ है उसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, अभी ये बातें खुलकर सामने आई नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप फर्स्ट पेपर की जीएस पेपर 1 की तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर लीजिए, या फिर आप कहीं से भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर लेंगे। 8 दिन की सिर्फ बात है। अगर आप 8 दिन तैयारी नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं रेस में पीछे रह जाएंगे। तो आप अपनी 8 दिन की तैयारी आराम से करिए, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी बेकार जाता नहीं है। अगर इंक्लूड कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि 8 दिन आपको वापस मिलने नहीं वाले हैं। अगर ये 8 दिन बीत गए, आपने नहीं पढ़ा इस चक्कर में कि इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो ये 8 दिन आपको वापस नहीं मिलने वाले हैं। बल्कि अगर इंक्लूड करते हैं किसी भी तरीके से, तो पढ़ाई कभी भी नुकसानदेह नहीं होती है। ये बात तो सभी को पता है। तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जीएस पेपर 1 से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होगा, और 50 प्रश्न इसमें सामान्य ज्ञान के होंगे। और जो दूसरा पेपर होगा वो 100 प्रश्न का होगा, और जो हमारा संबंधित विषय होगा। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन जो भी किया है, बीए किया है, उसमें मैंने इकोनॉमिक्स रखा था, पॉलिटी रखा था। तो मुझे जो मैं टीचर बनूंगी मुझे एसएसटी से देना होगा। मुझे यहाँ पे एसएसटी से यहाँ पे देना होगा, ठीक है। लेकिन जिसने ग्रेजुएशन में अपना लैंग्वेज रखा है, हिंदी रखा है, संस्कृत रखा है, या कोई भी लैंग्वेज रखा है, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और इंग्लिश हो गया, अगर आपने लैंग्वेज से किया है तो आप वहाँ पे लैंग्वेज ले लेंगे, और आपका 100 नंबर का जो पेपर होगा वो लैंग्वेज से आएगा। लेकिन अगर आपने मैथ और साइंस को लिया है, मतलब आपका ग्रेजुएशन मैथ या साइंस में रहा है, तो आपको मैथ और साइंस दोनों से ही पेपर देने होंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा नहीं गया है कि मैथ के टीचर अलग होंगे और साइंस के टीचर अलग होंगे। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसलिए जो भी मैथ और साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो साथ में लेकर चल सकते हैं। और सारी बातें मैं एक बार फिर से बोलूँगी, सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। आपको जो भी विश्वास करना है, आप सिर्फ इस पॉइंट को, मतलब इस पीडीएफ को पढ़ के विश्वास करिए। उसके बाद आप 18 तारीख का वेट कीजिए, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से आप बातें करिए। फालतू की बातें यहाँ पे बहुत फैल रही हैं, बहुत सारी मतलब फेक न्यूज़ भी फैल रही है इसके बारे में। तो आप ज़्यादा पैनिक ना होइए, ज़्यादा ऐसी तरीके के न्यूज़ को मत सुनिए। बस अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाइए, कि आपको सिर्फ पता हो चुका है कि 50 क्वेश्चन जो है वो जीएस के आएंगे, और 100 क्वेश्चन जो है वो आपके विषय से आएंगे। अगर आपने स्नातक, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपने स्नातक मतलब जो ग्रेजुएशन है हमारा, अगर आपने सोशल साइंस से किया है तो आप एसएसटी, आपका जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा वो एसएसटी से आएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में लैंग्वेज लिया है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, इससे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आपको लैंग्वेज से जाना होगा, लैंग्वेज में। और जिस सब्जेक्ट से आपने, मतलब जिस लैंग्वेज को लेके आपने ग्रेजुएशन किया है, उस लैंग्वेज के का क्वेश्चन पेपर आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा देखने के लिए। अगर आपने मैथ और साइंस से किया है तो आपको मैथ और साइंस का पेपर जो होगा वो 100 नंबर के 100 नंबर, मतलब जो सेकंड पेपर होगा वो 100 नंबर का जो आने वाला है, उसमें आप मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा मतलब एक पूरा पैटर्न है एग्ज़ाम का। तो आप अपना एक बार सिलेबस भी इसको देख लीजिए, और यहाँ पे डायरेक्टली सारी बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। तो आप एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे यहाँ से। और उसके बाद ये है कि जो हमारा पेपर का पैटर्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो यूपी टीटी 2020 होने वाला था, जो कि 2020 में कंडक्ट नहीं कराया जा सका, तो वो जब होगा तो इस एग्ज़ाम के बाद ही होगा। तो अब सीटेट को अगर इंक्लूड कर लेते हैं तब तो कंपटीशन और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा है नहीं। और उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीएस पेपर वन का सिलेबस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएस पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पे है क्या। तो जीएस पेपर 1 में जिसका एसएसटी है उसके लिए थोड़ा सा 20 नंबर का यहाँ पे रिलैक्सेशन उसे मिल जाएगा, क्योंकि जो वो एसएसटी वहाँ पे पड़ेगा वो एसएसटी उसको यहाँ पर भी काम आएगा। तो जीएस पेपर 1 क्या है, और ये इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब ये करंट अफेयर्स का पोर्शन है। पहला जो पार्ट है, मतलब सिलेबस का जो पहला पार्ट है वो करंट अफेयर्स का है। इसमें हमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, और उसके अलावा थोड़ा बहुत यूपी का भी हमें पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये यूपी का एग्ज़ाम है। तो वहाँ पे हमें यूपी के करंट अफेयर्स को भी थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही होगा। और अगला है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास भी हमें पढ़ना होगा। भारत का इतिहास इन्होंने कह दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एंशिएंट भी पढ़ना होगा, प्राचीन भी पढ़ना होगा, मध्यकालीन भी पढ़ना होगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे मेन फोकस हमें करना होगा।
उसके बाद भारत की भूगोल की यहाँ पे बात की जा रही है, भारत की भूगोल से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके अलावा भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, मतलब यहाँ पे पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि जीएस का जनरल सा जो हमारा पोर्शन होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो संविधान से राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारक प्रकरण, आधिकारिक प्रकरण, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब ये पॉलिटी का सेक्शन हो गया, ये भूगोल का हो गया, ये इतिहास का हो गया, ये करंट अफेयर्स का हो गया। और उसके अलावा ये इको का हो गया, इसमें सामाजिक विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास हो गया, गरीबी हो गया, जनसंख्या हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया। मतलब इनसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे यहाँ पे। और उसके अलावा पर्यावरण और इकोलॉजी, मतलब कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भी यहाँ पे नहीं छोड़ा गया, यहाँ पे उसको भी इंक्लूड किया गया है। जैव विविधता से भी क्वेश्चन आएंगे, जलवायु परिवर्तन, मतलब सिलेबस उतना भी ईजी नहीं है इसका। और सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य विज्ञान का मतलब ये है कि आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। और उसके अलावा एक एडिशनल पार्ट यहाँ पे है जो कि स्कोरिंग भी होगा हम लोगों के लिए। यहाँ पे रीजनिंग का पार्ट है, 8 पॉइंट रीजनिंग में दिए गए हैं। एनालॉगी दिया गया है, असर्शन और रीजन दिया गया है, बाइनरी लॉजिक दिया गया है, क्लासिफिकेशन भी दिया गया है, क्लॉक कैलेंडर, कोडेड इनइक्वालिटीज़ हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो ये 8 टॉपिक यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो महीने का टाइम है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, और हमें इतना सारा पोर्शन हमें कवर भी करना है। 50 क्वेश्चंस तो इससे आएंगे, और 50 क्वेश्चंस तो सबके सेम होंगे, यही क्वेश्चन पेपर होगा। लेकिन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर होगा, मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगी इसको, कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर होगा, अगर आपने लैंग्वेज से ग्रेजुएशन किया है तो आपको जिस लैंग्वेज में आपने ग्रेजुएशन किया है उसे आपको चूज़ करना होगा। और आपके 100 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज से आएंगे। जैसे कि अगर आपने हिंदी लिया है तो आपको हिंदी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे सिलेबस भी डिफाइन किया गया है हिंदी का, आप देख लेंगे। और इंग्लिश का है, अगर आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है तो आप वहाँ पे इंग्लिश से कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे संस्कृत भी दिया गया है, संस्कृत का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, तो आप संस्कृत से भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे खंड ख देखेंगे, तो जो कि हमारा पोर्शन है, एसएसटी का पोर्शन है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पे आपको 4 पार्ट पढ़ने हैं। यहाँ पे हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इको भी पढ़ना है, और उसके बाद आपको ईवीएस भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, मतलब इन्वायरमेंट का भी पोर्शन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी मतलब बड़ा सिलेबस है, आपको कवर करने में टाइम भी लगेगा और चीज़ें याद भी रखनी पड़ती हैं। इसमें काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टाइम तो लगेगा। एक बार हम सिलेबस को देख भी लेते हैं, सोशल का सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत हो गया। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी क्योंकि मुझे खुद भी ये एग्ज़ाम देना है, तो मैं उतना वीडियो नहीं बना पाऊंगी। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के बनाऊंगी, या फिर जीएस के भी कुछ वीडियो मैं बनाऊंगी क्योंकि जीएस से ही मुझे एग्ज़ाम देना है, मतलब मुझे सोशल साइंस से ही एग्ज़ाम देना है। तो मैं वही वीडियो बनाऊंगी जो कि मेरे एग्ज़ाम में मुझे हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम मुझे भी देना है, तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। तो सामाजिक अध्ययन जो है उसमें क्या है, इतिहास जानने के स्रोत पहला टॉपिक है हमारा। इतिहास से ही यहाँ पे 15 टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि पूरा प्राचीन को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। पाषाण कालीन भी पढ़ना पड़ेगा, ताम्र पाषाण, वैदिक सभ्यता भी पढ़ना पड़ेगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का महाभारत मतलब महाजनपद काल को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और भारत के प्रारंभिक राज्यों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मौर्य साम्राज्य यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुप्त काल हो गया, राजपूत काल हो गया, पुष्यभूति वंश हो गया, दक्षिण भारत की जो भी राजवंश है, चुगल चेर वगैरह, उसको भी पढ़ना होगा। और उसके बाद आपको 6वीं शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक आंदोलन भी यहाँ पे पढ़ना होगा, मतलब सूरदास, कबीरदास और भी जितने भी महाकाव्य वगैरह यहाँ पे लिखे गए उसको भी हमें पढ़ना होगा। और इस्लाम का भारत में आगमन, फिर ये मध्यकाल यहाँ से शुरू हो गया कि इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और विक्टर, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। उसके अलावा मैं देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य हो गया, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हो गया, अंग्रेजी साम्राज्य की भारत में स्थापना कैसे होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हो जाती है, कैसे वो व्यापार से लेके राजनीति करने पे उतर आते हैं, उसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा यहाँ पे। और भारत में कंपनी का विस्तार कैसे हुआ, किस नीति पे चलकर उन्होंने अपना कंपनी का विस्तार इंडिया में किया, उसको भी पढ़ना होगा हमें यहाँ पे। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारत में नव जागरण, भारत में राष्ट्रवाद की उदय के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। उसके अलावा स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत विभाजन तक पढ़ना होगा। उसके अलावा जब भारत विभाजित हो गया तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिली थी, उसको भी पढ़ना होगा यहाँ पे। तो सिलेबस काफ़ी मतलब ब्रॉड है, छोटा सिलेबस नहीं है ये, काफ़ी पढ़ने में टाइम भी लगेगा और चीज़ें पढ़ने से नहीं होंगी, उसको याद भी रखनी होंगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क तो ये है ही।
और उसके अलावा थोड़ा बहुत यहाँ पे सोशल से भी क्वेश्चन दे दिया गया है। और ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं नागरिक शास्त्र का टॉपिक है, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है। हम और हमारा समाज, यहाँ से पॉलिटी हमारा स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद ग्रामीण और नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण और नगरीय स्वशासन। यहाँ पे नगरीय स्वशासन मतलब यहाँ पे पंचायती राज के बारे में आपको पढ़ना है। और अगर आपने सीटेट दिया है तो आपने इन सब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास होगी भी पहले से। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पेपर, मतलब अभी जो हम लोग एग्जाम देने वाले हैं वो पूरा फैक्ट पर बेस्ड आने वाला है। अगर आपने यूपीपीसीएल का पेपर देखा होगा या फिर बीईओ का पेपर देखा होगा तो उसी पैटर्न पे मुझे लगता है ये पेपर बनाया जाएगा। तो काफ़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे। और जिला प्रशासन के बारे में हमें पढ़ना है पॉलिटी में। उसके अलावा हमारे संविधान के बारे में तो हमें सब कुछ बेसिक नॉलेज तो हमें होनी ही चाहिए। मूल कर्तव्य, नीति निर्देशकता तो हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, भारत में जो भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री रही है हमारे संविधान की वो सब भी हमें पढ़ना ही होगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन उन्हें हमारा संविधान लिख दिया है। इसका मतलब हमें न्यायालय भी पढ़ना होगा, हमें हाई कोर्ट भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ना होगा, हाई कोर्ट भी पढ़ना होगा। जितने मतलब कुछ कमीशंस बनाए गए हैं इंडिया में, महत्वपूर्ण संशोधन भी हमें पढ़ने होंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में भी पढ़ना होगा। मतलब सिलेबस काफ़ी ब्रॉड यहाँ पे रखा गया है। सिलेबस को डिफाइन इतनी अच्छे से नहीं किया गया है लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको मतलब आइडिया लग जाएगा कि काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है इसका। उसके बाद भारत में लोकतंत्र हो गया। उसके बाद अगला है कि देश की सुरक्षा और विदेश नीति और वैश्विक समुदाय और भारत, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। मतलब कि विश्व में भारत का किस तरीके से स्थान है, पॉलिटिकल व्यू से हमारा क्या स्थान है, ये सब भी हमें देखना होगा। उसके अलावा नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा के बारे में पढ़ना होगा हमें। और ये भी हमें भूगोल वगैरह से भी मिल जाएंगे ये सारे टॉपिक्स। और अगला अगर हम देखें तो दिव्यांगता के बारे में पढ़ना होगा। इसके टाइप वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत देखना होगा। ये भी मुझे थोड़ा नया लगा कि दिव्यांगता मतलब हमें किस तरीके से पढ़ना होगा, इसको भी थोड़ा चेक करना होगा। मुझे जो भी चीज़ें समझ में आएंगी मैं आपको भी डायरेक्ट बताती जाऊँगी। और उसके अलावा यहाँ से आपका भूगोल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सौर मंडल में पृथ्वी, ये तो क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी में। उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना होगा क्योंकि ये थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे लेके चलेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना होगा हमें। तो सौर मंडल में पृथ्वी हो गया। और ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की तिथियाँ, पृथ्वी की गतियों के बारे में भी पढ़ना होगा। उसके बाद मानचित्रण हो गया। पृथ्वी के 4 परिमंडल हो गए, उसके बारे में पढ़ने होंगे। परिमंडल में क्या क्या आएंगे, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया और स्थल मंडल हो गया। उसके बाद जो बायोस्फीयर होता है मतलब जैव मंडल, इसमें कि लाइफ संभव होती है तो उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। और उसके अलावा विश्व में भारत का क्या स्थान है, विश्व में भारत का क्या जगह है, उसको भी हमें पढ़ना होगा। और भारत का भौतिक स्वरूप, मतलब ये भौतिक स्वरूप में भारत का बहुत पूछा जाएगा। इसमें हिमालय के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। भारत का मतलब किस देश के साथ कैसी कैसी मतलब हमारी क्या क्या लाइंस बनाई गई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होंगी। और उसके बाद मृदा हो गया, उर्वरक का प्रयोग हो गया, महत्व हो गया, उसको पढ़ना होगा। उसके बाद वनस्पति और वन्य जीव पढ़ना होगा। आपने सीरीज में इससे क्वेश्चन भी देखा होगा, काफ़ी टफ क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था इससे। और उसके बाद भारत की जलवायु के बारे में भी पढ़ना होगा। भारत का आर्थिक संशोधन, यातायात, व्यापार और संचार के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में भी पढ़ना होगा। ये भी हमें सोशल वालों को हमें याद रखना है कि हमें वर्ल्ड के बारे में तो पढ़ना ही है, इंडिया के बारे में भी पढ़ना है। उसके अलावा हमें उत्तर प्रदेश के बारे में भी पढ़ना है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके अलावा ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें यहाँ पे वायुमंडल भी पढ़ना होगा, जल मंडल भी पढ़ना होगा और संसार के प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन के बारे में भी पढ़ना होगा। तो सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, आप देख सकते हैं। खनिज संसाधन जो कि बहुत हैक्टिक टॉपिक है, याद रखना कि कहाँ पे कौन सा खनिज संसाधन मिलता है, उससे भी हमें पढ़ना होगा। उद्योग धंधे के बारे में पढ़ना होगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी बहुत खास टॉपिक यहाँ पे दिए नहीं गए हैं लेकिन फिर भी हमें उसे पढ़ना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, उसकी चुनौतियाँ हो गया, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक लागू रह चुकी हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। नीति आयोग को भी हमें लेकर चलना होगा साथ में। तो मतलब चीज़ें यहाँ पे होंगी, चीज़ें यहाँ पे टफ होने वाली हैं। उसके अलावा पर्यावरण के बारे में भी पढ़ना है हमें। प्राकृतिक संसाधन और उनकी उपयोगिता के बारे में, प्राकृतिक संतुलन, संसाधन का उपयोग के बारे में भी पढ़ना है हमें। और उसके अलावा अगर हम देखें कि जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव क्या है और पर्यावरण प्रदूषण, ये प्रदूषण के टॉपिक से भी क्वेश्चन आराम से बने गए क्योंकि इससे बहुत साइंटिफिक क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्योंकि ये वो प्रदूषण नहीं है जैसे कि हम लोग पढ़ के बिना पढ़े ही लिखते थे एग्जाम में, वो वाला प्रदूषण ये है नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसको भी, प्रदूषण को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा है कि अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, आपदाएं हो गया, पर्यावरणविद, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो भी व्यक्ति रहे हैं, जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग को अगर आप देखते हैं, एक लड़की हैं स्वीडन की, वो भी पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। तो इस तरीके से कुछ लोगों के बारे में भी हमें पढ़ना होगा।
और उसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार जो भी दिए जा रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए। और पर्यावरण दिवस जैसे कि 5 जून को मनाया जाता है, तो उसकी थीम वगैरह क्या रही है, क्यों मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री वगैरह हमें देखनी पड़ेंगी। और उसके बाद पर्यावरण कैलेंडर को भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि पर्यावरण कैलेंडर का मतलब ये हुआ कि जैसे जल दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, मतलब इस तरीके से कुछ डेज ऐसे हैं जिन्हें हमें पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से हमें याद रखना होगा। तो मुझे जितना चीज़ें समझ में आई मैंने आप लोग को उतना चीज़ें बता दिया, उस तरीके से मैंने चीज़ें आपको बता दिया। लेकिन हाँ, मैं जो भी पढ़ूंगी मैं करंट अफेयर्स में आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सबसे चैलेंजिंग पोर्सन वो भी है और मेरे पास उतना टाइम हो नहीं पाएगा कि मैं स्लाइड्स वगैरह बना पाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं करंट अफेयर्स में आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। और उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 11 अप्रैल को होने वाला है। 11 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होने वाला है। और 11 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होने वाला है। 22 फरवरी से फॉर्म भरे जाने की संभावना है। उसके बाद 18 को विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो आप लोग के सारे डाउट 18 तारीख को कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। आप अभी किसी भी र्यूमर पर विश्वास मत करिए कि सीटेट को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। जो अभी मतलब 2021 में हुआ है, तो ये सारी बातें 18 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। और योग्यताओं के बारे में भी डायरेक्टली वहाँ पे 18 तारीख को ही क्लियर होगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये ग्रेजुएशन के लेवल पे एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि ये टीचिंग का एग्ज़ाम है। और जिसके पास टीचिंग की डिग्री होगी, जिसके पास सीटेट होगा या फिर यूपीटेट होगा, वही यहाँ पे बैठ पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ये सारी बातें लेकिन क्लियर होंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 18 तारीख के बाद। 18 तारीख को ही क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। और उसके अलावा यहाँ पे मैथ का सिलेबस भी आप देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैथ का सिलेबस भी यहाँ पे है। तो अभी मैं इसको उतना देख नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसको बनाने में। आप यहाँ पे देख लेंगे, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे आप विज्ञान का भी सिलेबस देख सकते हैं। विज्ञान का सिलेबस भी बहुत छोटा नहीं है, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ मैथ भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स उसमें भी रखे गए हैं। उसके अलावा ये प्रधानाध्यापक के लिए तो उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो अभी असिस्टेंट टीचर बनने वाले हैं, तो अभी उसकी बात कर रहे हैं। और अगला ये है कि विज्ञापन का प्रकाशन कब होगा। यहाँ पे आप डेट्स देख सकते हैं कि विज्ञापन का जो प्रकाशन होने वाला है वो 18/2/2021 से होने वाला है। ठीक है, विज्ञापन का प्रकाशन होगा, मतलब 18 तारीख को आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। योग्यताएं क्या होंगी, कैसे कैसे क्या पैटर्न रहेगा, कितने बजे से क्या होगा, वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है वो 22 तारीख से स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया है। और उसके अलावा अंतिम तिथि जो होगी वो 8 मार्च को यहाँ पे होगी अंतिम तिथि। और उसके अलावा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी वो ये होगी। आप यहाँ पे ये सब चीज़ें देख लेंगे। इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ही डेट है कि एग्ज़ाम मतलब आवेदन शुरू होगा 22 फरवरी से और ख़त्म होगा 8 मार्च को। एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट कराया जाएगा 11 अप्रैल को, जिस दिन संडे है उस दिन। और उसके बाद आप यहाँ पे परीक्षा केंद्र का निर्धारण वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए। हम देख लेते हैं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप परीक्षा की तिथि, यहाँ पे परीक्षा की तिथि जो है वो इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की तिथि है 11/4/2021 को यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहायक अध्यापक पद पर हमें एग्ज़ाम देना होगा। मतलब सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक हमारा एग्ज़ाम होगा। 9 बजे से 11:30 बजे तक हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 9 बजे से 11:30, मतलब कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम ही होगा। और 150 क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तो ठीक है। जैसे एग्ज़ाम सब होता है उसी तरीके से ये भी एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद हम अपना देख सकते हैं और अगला देखते हैं। और यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद आंसर की कब रिलीज़ की जाएगी। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आंसर की जो है वो 13, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर की जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट पर उत्तरमाला जो है वो 16/4/2021 को दोपहर तक इसको, मतलब दोपहर तक इसको 16 अप्रैल 2021 तक दोपहर तक इसको अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। और उसके अलावा आप अगला देख सकते हैं कि वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि, मतलब जो भी क्वेश्चंस पे डाउट होंगी जिस पे मतलब आपत्ति जताई जाएगी उसके लिए, मतलब ये सब काम होंगे वहाँ पे। और उसके अलावा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं एक डेट और भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट जो है हमारा 11/5/2021 को आ जाएगा, मतलब एग्ज़ाम के एक्जैक्ट 1 महीने बाद रिज़ल्ट भी आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं
संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करने पर परीक्षा घोषित करने की जो तिथि है वो कब है, तो 11 मई 2021 को एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। आपको सिर्फ 3 डेट याद रखने हैं। 18 को विज्ञप्ति जारी होगी, आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर होंगे। दूसरी बात, 22 से हमारा मतलब फॉर्म भरा जाने लगेगा। 8 मार्च को डेट ख़त्म हो जाएगी फॉर्म भरने की, ठीक है। उसके अलावा 11 अप्रैल को हमारा पेपर है, 11 अप्रैल को, और 16 अप्रैल को हमारा आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद 11 मई को हमारा रिज़ल्ट भी आ जाएगा, जो भी हमारा रिज़ल्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब जो कि विज्ञप्ति जिसे हम बोल रहे हैं वो 18 तारीख को आएगा, तो सारी बातें आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बार मेरे कहने से एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ें, एक बार इस नियमावली को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 1 से 2 बार अगर आप पढ़ेंगी तो आपकी सारी बातें अपने आप वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपकी सारी बातें अपने आप वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और ये नोटिफिकेशन तो इतना ही था। तो हम एक बार मैंने आपको ये नहीं बताया कि पोस्ट यहाँ पे कितनी है, पोस्ट यहाँ पे कितनी है मैंने ये नहीं बताया आपको ना। एक बार मैं भी 1800 समथिंग पोस्ट यहाँ पे था, तो मुझे भी खुद याद नहीं है वो पोस्ट। एक बार मैं देख लेती हूँ कितना पोस्ट है यहाँ पे। 1800 समथिंग यहाँ पे पोस्ट की बात की जा रही थी। ठीक है, तो अभी आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जिन्होंने जूनियर वाला एग्ज़ाम मतलब पास कर लिया है सीटेट का, उनके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है जी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।